गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 टू 25 का सेक्शन सी शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटा आपके पास है इन ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी। डी बीसी का मिड पॉइंट है, ई सी ए का मिड पॉइंट है एंड एफ ए बी का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ट्रायंगल बतानी है आपको एफ बी डी, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ इसकी, ठीक है। और दूसरा आपने बताना है डी ई एफ, जो डी ई एफ है वो ए बी सी के सिमिलर है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। गिवन में आप इन ट्रायंगल ए बी सी से ए बी तक लिखिए। अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट हमें करना है ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान करना है कि ये सब मिड पॉइंट्स हैं, और मिड पॉइंट्स बेटे जब देखिए ये इसके मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों पैरेलल है, यस और नो। तो हम लिखेंगे यहां पर उठा के चलिए एफ ई पैरेलल बी सी। जो एफ ई है वो किसके पैरेलल है? बी सी के। अब ये भी मिड पॉइंट्स जुड़ रहे हैं। एफ डी ये किसके पैरेलल है? एसी के। और डीई किसके पैरेलल है? डीई पैरेलल है ए बी के, ठीक है। क्योंकि ये सब जो लाइंस बनी हुई है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, तो उसके अपोजिट साइड के वो पैरेलल होगी, बीपीटी कहती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब पैरेलल है तो आप जरा ध्यान से देखिए, हम एक ये ले लें, ठीक है। ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम बन रहा है। ऐसा क्यों बन रहा है? देखिए पूरी पैरेलल है तो हाफ भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम यहां से देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल कर सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। रीजन देखिएगा जरा। अब हम इसे लिख लें 1, ये लिख लें 2, ये लिख लें 3, ये लिख लें 4। ऐसा क्यों है हम भी बताएंगे। तो देखिए जरा, हम सबसे पहले हमने ये वाली ट्रायंगल प्रूव करनी है, तो हम उठाते हैं यहाँ पर प्रूफ लिख लीजिए। सॉल्यूशन जब हम बेटा जी कोई चीज सॉल्व करते हैं तब लिखते हैं। प्रूफ जब हम कोई चीज का प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लेंगे ट्रायंगल एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमने 1 और 2 लिख दिया तो 1 2 लिख दीजिए। और ऐसा क्यों है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, नाम बता दीजिए पैरेललोग्राम का, बी डी ई एफ, ठीक है। और देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों है? अब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल बन गई, ट्रांसवर्सल बन गई तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गए। तो हम लिख देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
तो ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर हो गई डी ई एफ के, ठीक है। रीजन रहेगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आपको देखिए फर्स्ट है ना, क्लियर हो गया आपका। सेकंड के लिए ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC आपको बतानी है। अब देखिए ध्यान से देखना पड़ेगा हमें कि DEF और ABC हम कैसे सिमिलर कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दें, जो ये एंगल 1 है वो ABC में है, और जो ये 2 एंगल है ये किसमें है, DEF में। और किस वजह से ये हमने ये दोनों इक्वल किए थे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो हम यही चीज उठा सकते हैं कि एंगल A1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां पर लिख दें अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम BDEF एंड 1 2 के इक्वल हो गया। अब यहां पर हम 4, यहां पे एंगल 5 लिख दें, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हम लिखेंगे, सॉरी यहां पर आपका एंगल 2 आएगा और यहां पर 1, क्योंकि इसमें एंगल 2 है इसमें 1 है। ऐसे ही इसमें एंगल 4 है और इसमें एंगल 5 है, और ये किसकी वजह से होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है, CD FE या फिर EF DC, EF DC, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हो गए, और हम लिखेंगे ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC। और रीजन क्या रहेगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या वर्क किया, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जो लाइन बनेगी तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। पैरेलल होने से यहाँ पर देखिए पूरी के पैरेलल है तो हाफ के भी पैरेलल होगी, तो ये 2 पैरेललोग्राम ले लिए। अब ये वाले दोनों, ये वाला पैरेललोग्राम लिया तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड दिस इज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर भी हमने अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दिया। समझ आ रही है। तो वही चीज हमने उठा करके हमने इस थ्योरम को सॉल्व किया। आइए बढ़ते हैं बेटा जी इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड तक प्रूव में हमने प्रूव करना है कि BC बाइसेक्ट PQ, तो आप यस PQ, तो आपके पास आएगा PR इज इक्वल टू RQ एंड AD बाइसेक्ट PQ। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है PQ पैरेलल BC। तो देखिए बेटा जी, जब ये पैरेलल है तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल B होगा, किस वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ऐसे ही एंगल Q किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। और ये देखिए पूरी ट्रायंगल आपके पास क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, APQ सिमिलर हो जाएगी ABC के। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी की वजह से। अब हमें पता है कि ये दोनों पूरी ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हैं, हम इनको हाफ हाफ को सिमिलर लेकर के चलेंगे। कैसे, हम लिखेंगे APR सिमिलर है ABD के। ठीक है, हाफ ले ली। अब इसकी हम साइड लेंगे PR बाय में BD एंड AR बाय में RD। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हाफ पार्ट हमने सिमिलर ले लिया, हाफ पार्ट फिर से ले लेते हैं। अब हम लेंगे AQR सिमिलर ACD। ठीक है, और हम लिखेंगे QR बाय में CD इक्वल टू AR बाय में RD, सॉरी AD, AR बाय में AD। ठीक है, यहां पर भी AR बाय में AD है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले हमने हाफ को सिमिलर लिख लिया और उसकी ये वाली साइड, ये और ये वाली साइड हमने इक्वल कर दी। फिर सेकंड हाफ को इक्वल कर दिया, सिमिलर कर दिया, और ये इक्वल कर दी साइड्स।
साथ में ये और बाय में ये वाली साइड कर दी। कितना समझ आया? अब फर्स्ट और सेकंड हमने इक्वेशन बना लिए, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ये आपके पास इक्वल है, ये दोनों हम इक्वल लिख लेंगे, आगे दोनों इक्वल। अब आपके पास आया पी आर बाय में बी डी एंड क्यू आर बाय में डी सी, ये चीज आपके पास आ गई। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं? अब हम ध्यान देंगे, हम लिखेंगे कि पी आर इज इक्वल टू ए क्यू आर एंड बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। यही चीज लिखी हुई है हमने, यही लिखा हुआ है कि जो सी डी है वो किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल है, और जो पी आर है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। और ये चीज हमें प्रूव कर देती है कि जो एडी लाइन है वो पी क्यू को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। समझ आई? आपने सिर्फ पहले ध्यान करना है, एक बार और ध्यान से समझिए। ये ए है, बी, सी, पी, क्यू एंड ये आपके पास डी है। आपके पास आपको गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है बीसी, ठीक है, पैरेलल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से दोनों ये आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये एंगल इक्वल हो गए, एंगल इक्वल हो गए तो ए पी क्यू और ए बी सी ये आपके पास सिमिलर हो गए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। बट इनको हमने कंप्लीट ना लिख करके क्या लिखा? देखिए, हमने लिखा ए पी, यहां पर आ रहा है ए पी आर ट्रायंगल, ये वाली जो ट्रायंगल है वो ए बी डी के सिमिलर है। देखिए, इस पूरी के सिमिलर है, ठीक है। और इस वजह से हमने लिखा ए आर बाय में ए डी एंड पी आर बाय में बी डी, ठीक है। अब पहले हमने हाफ को लिया, फिर हमने सेकंड हाफ को लिया। अब हमने लिखा कि ए आर क्यू ये सिमिलर है किसके? ए डी सी के, ठीक है। और बाय में क्या लिखा? आर क्यू बाय में डी सी एंड ए आर बाय में ए डी, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन करने से आपके पास ये दोनों चीजें इक्वल आ गई। अब इक्वल है तो हमने कहा न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, और ये आपको बता देता है कि एडी बाइसेक्ट कर देती है पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अब 27th क्वेश्चन की तरफ। ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। तो हम क्या करेंगे बेटा? लेट फर्स्ट नंबर x and second number 18 minus 6 according to question। आपको इनके रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ है? रेसिप्रोकल करके उनका सम कर दीजिए। और कितना दिया हुआ है? 9/40। एलसीएम लेंगे, x 18 माइनस x इक्वल टू 9/40। x से x कैंसिल हो जाएगा, 18 माइनस x, 18 माइनस x से 18 माइनस x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल कीजिएगा, 18x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 18x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 40। अब ऐसा कीजिए, 18x माइनस x स्क्वायर बाय में 9 को यहां पर ले आइए, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 18x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब आप क्या कीजिए? साइड चेंज कर दीजिए, ये आपने पॉजिटिव कर दिया, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव रहा, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेंगे इसके फैक्टर 10 प्लस 8, क्योंकि 10 8 सा 80 एंड 10 प्लस 8 18। साथ में x अप्लाई करेंगे 80, ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा -10x, साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस का 8x प्लस 80। फर्स्ट 2 में से आप कॉमन लेंगे x माइनस 10, लास्ट 2 में से आप -8 को कॉमन लेंगे x माइनस 10, x माइनस 10 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। अब आपके पास x की दो वैल्यू आ गई है, तो आप लिखेंगे इफ फर्स्ट नंबर
x is equal to 10. Second number 18 minus x, 18 minus 10 is equal to 8. If first number x is equal to 8, then second number 18 minus x, 18 minus 8 is equal to 10. तो ये क्वेश्चन को आपको ऐसे आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 और 18 आंसर आ गए और आपने यहीं पर छोड़ दिया है, आपको दोनों चीजों को यहाँ पर लिख करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ अल्फा बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो 6 1 जा 6, ठीक है। आपको दो फैक्टर्स चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके 6 आए, प्लस या माइनस करके आपको 5 मिले। तो 3 प्लस 2x प्लस 1, 3 2 जा 6 एंड 3 प्लस 2 5, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1। क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करोगे आपके साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपने इन दोनों के नीचे लाइन लगानी है और यहां से आपने कॉमन लेना है 3x। 3x को कॉमन लगे 2x माइनस 1, यहां से आपने माइनस 1 को कॉमन लेना है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to 1 and x is equal to 1 by 2. 3x minus 1 is equal to 0, 3x is equal to 1 and x is equal to 1 by 3. तो आपके पास अल्फा बीटा क्या आ गए 1 by 2 and 1 by 3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, उसने एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो अल्फा स्क्वायर इट मींस 1 by 2 होल स्क्वायर, 1 by 4 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 3 स्क्वायर मींस 1 by 9। दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, 1 by 4 प्लस 1 by 9 36। तो आपके पास क्या है 13 by में 36, ओके। और अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, तो 1 by 4 मल्टीप्लाई 1 by 9 क्या आ गया 1 by 36, ठीक है। तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 by 36x प्लस 1 by 36। 36 को आप एलसीएम ले लेंगे, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। और जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपने को देखो क्वेश्चन वही है जो आपके एनसीईआरटी में, यहाँ पर उसने क्या दे दिया कि अल्फा बीटा तो आपने निकाल लिए, बट अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जीरोस हो। तो हमने अल्फा का स्क्वायर कर लिया और बीटा का स्क्वायर कर लिया, फिर उनको ऐड कर दिया, प्रोडक्ट करके हमने उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लिया। आइए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा 29th क्वेश्चन में है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो बेटे जी यहाँ पर आपको ये एक फॉर्मूला होता है, इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे यूज करना पड़ेगा, साइन और कोस की फॉर्म में। तो हम सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ क्या करना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और आपके पास प्रूफ क्या है, प्रूफ में हम क्या करेंगे बेटा जी, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर
कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले को हमने कोस और साइन की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। अब गिवन क्या है कि ये आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, इसको एज इट इज रखिए। और बेटा जी इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 cos theta minus sin theta is equal to root 1 and cos theta minus sin theta is equal to plus minus 1। तो बेटा ये आपके क्या आ जाएगा, जो कि आपने प्रूव करना था। और यहाँ पर आपने सिर्फ ये फॉर्मूले को आपको लर्न करके चलना पड़ेगा, याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30th क्वेश्चन है बेटा जी आपके पास, द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक इज 18 मीटर लॉन्ग। इट मींस आपको क्या गिवन है, क्लॉक है, उसकी जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो आपको दी हुई है 18 सेंटीमीटर और उसने 35 मिनट कवर कर रहा है वो, तो मतलब कि जैसे वो 12 पे है और वो 7 पे आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, थीटा है। उससे आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इज 35 मिनट्स। तो ये एरिया आपको क्या बताना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको थीटा पता होना चाहिए कितना है, तो रेडियस आपके पास कितनी है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड मैं एमएच लिख रही हूं, वो कितनी है 18 सेंटीमीटर। और थीटा बेटा जी आपके पास कितना है, देखिए 12 to 6 का थीटा आपके पास 180 बनता है, 180 प्लस 30 210 डिग्री, क्योंकि आपके पास जब 12 to 5 मतलब कि एक पार्ट को जब कवर करता है 30 डिग्री का एंगल है, 6 तक 12 to 6 आपके पास 180 का है और ये 30 हो रहा, आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया 210 डिग्री। तो एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड in 35 minutes is equal to area of sector is equal to theta by 360 pi r square। थीटा कितना है 210 बाय में 360, पाई की वैल्यू बेटा हम 22/7 लें और आ रहा है 18 मल्टीप्लाई 18, कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 7 3 जा 21 होता है, 3 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, एंड 6 2 जा 12 6 3 जा 18 एंड 2 9 जा 18। तो आपके पास आ गया 27, 27 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, तो आपके पास आएगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ही आपके पास सेकंड पार्ट है, is a curve of a circle centered at O such that angle 60 degree. If O is equal to 14 centimeter, find the area of minor segment। तो बेटे जी यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो रेडियस है वो आपके पास है OA, वो आपके पास है 14 सेंटीमीटर। ओके, और जो थीटा बन रहा है AOB वो बन रहा है 60 डिग्री का। आपने माइनर सेगमेंट का एरिया को फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे रेडियस
ओ ए जो कि आर है वो है 14 सेंटीमीटर, थीटा आपके पास है 60 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, आर स्क्वायर थीटा बाय 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, आर स्क्वायर 14 स्क्वायर थीटा 60/360 पाई 22/7 माइनस 1/2 साइन 60। कैंसिल करेंगे आपको मिलेगा 11/21 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है बेटा जी। 11/21 √3 की वैल्यू हमने 1.7 लिया है तो 17/40। आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट आंसर 19.36। ठीक है, एलसीएम लेकर के आपने माइनस करके मल्टीप्लाई किया है और फिर डिवाइड करके आपको मिला है 19.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटे इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट √3 इज रैशनल नंबर लेट कर ले। ठीक है, तो रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, p/q फॉर्म में होगा। और ये p और q क्या होने चाहिए, p एंड q आर को प्राइम नंबर, क्योंकि इनमें कोई भी आपका जो फैक्टर है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p को 1 से एंड √3 को q से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड p स्क्वायर इज इक्वल टू √3 q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 q स्क्वायर, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, 3 यहाँ पर इससे बाय में आ सकता है ना, p स्क्वायर बाय में 3 लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब देखिए p स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 3 से, p डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा। तो हमने लिख लिया आंसर आया है 3q डिवाइड होकर के। ठीक है, और r क्या है, r इज अदर इंटीजर। ओके, अब p की वैल्यू को आप यहाँ पर इक्वेशन ये फर्स्ट लेट कर दीजिए, तो आप p गोज टू इक्वेशन फर्स्ट, 3r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3 3 9, 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए q स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं ना, क्योंकि 3 इसके बाय में आ सकता है, हम लिखेंगे q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ध्यान से देखेंगे p और q दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और शुरू में हम क्या लेट कर रहे हैं कि √3 इज इक्वल टू p/q एंड p एंड q आर को प्राइम। या तो ये गलत है या तो ये गलत है, ये सुन लो। अब हम लिखेंगे therefore p and q have at least 3 as their common factor। दोनों के दोनों 3 को एक कॉमन फैक्टर के रूप में रख रखे हैं। There is
कॉन्ट्राडिक्शन, यहां तो कंट्राडिक्शन हो गई। आवर सपोजिशन, हमारा मानना, इज रॉन्ग, गलत है। √3 इज इरेशनल नंबर। हमने मान लिया कि हमने जो माना था वो गलत है, हमने उसको रैशनल माना था, बट ये तो इरेशनल होगा। ठीक है बेटा। बेटे आज के हमने वीडियो में आपको सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 24 to 25 का सी पार्ट करवाया है, जिसमें आपके पास बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं ना। आपके एनसीईआरटी से भी रिलेटेड हैं, उसको घुमा फिरा कर भी दे रखा है। यदि आप एक सैंपल पेपर भी हमारे साथ साथ क्लियर कर ले तो आप अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम सेक्शन डी को क्लियर करेंगे। थैंक यू।